नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अखबार तो बहुत सारे हैं, पोर्टल्स भी बहुत सारे हैं, इतने सारे टीवी चैनल्स भी हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज की अपडेट्स भी हैं, लेकिन ये सभी खबरें सबके लिए हैं। लेकिन आप कर रहे हैं तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, स्पेशली आपके लिए, खासतौर पर जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से खबरों को छांट के, फिल्टर करके, शॉर्टलिस्ट करके कंपाइल किया जाता है इस बुलेटिन में, जिसमें उन मुख्य पॉइंट्स को भी ऐड किया जाता है, उन फैक्ट्स को ऐड किया जाता है जो उस खबर को समझने के लिए आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसे ही इस बुलेटिन में आपको कुछ खबरें मिलने वाली हैं, आपको शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट फॉर्मेट में हम समझाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ और जानते हैं इस बुलेटिन में आज क्या क्या है खास। KSG न्यूज स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। रामसर कन्वेंशन साइट्स में भारत की 2 और साइट शामिल, जानिए क्या है इसके मायने। देखिए पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। गरीब देशों के लिए G20 देशों का बड़ा फैसला, चीन का रुख स्पष्ट नहीं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत का इंटीग्रेटेड रिस्पांस। यूनियन बजट की तैयारी तेज, सुझावों के लिए पहली बार ई पोर्टल लॉन्च। KSG न्यूज फैक्ट्स में आज देखिए मीजल्स वैक्सीन पर ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट, भारत की स्थिति भी गंभीर। बिहार चुनाव पर जरूरी अपडेट। म्यांमार के आम चुनाव में सू की पार्टी को पूर्ण बहुमत। देश और दुनिया के इतिहास में 15 नवंबर की मुख्य घटनाएं। हेडलाइंस आपने देख ली, आपको आइडिया हो गया कि इस बुलेटिन में आज किन किन टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्कैन, दिन के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स, देश और दुनिया की वो खबरें जो आपको आज जान लेने चाहिए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित खारे पानी की लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दलदली भूमि के रूप में चुना गया है। 11 नवंबर 2020 को इसे आगरा में एक अन्य पक्षी आश्रय सुर सरोवर के साथ डेजिग्नेट किया गया है। बायोडायवर्सिटी, पर्यटन और भूविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साइट्स को रामसर कन्वेंशन साइट्स में जोड़ा जाता है। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर कन्वेंशन ऐसी जगहों के संरक्षण से जुड़ी संधि है। इसका नाम ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब महाराष्ट्र में 2 रामसर स्थल हैं। पहला नासिक जिले का नंदुर मधमेश्वर और लोनार झील। साल्ट चट्टानों पर 50,000 साल पहले गिरे उल्कापिंड के प्रभाव से खारे पानी की लोनार झील का निर्माण हुआ था। रामसर साइट का दर्जा मिलने के मायने क्या हैं, इसे समझते हैं। लोनार वेटलैंड्स के प्रचार और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विकास और संरक्षण के लिए अनुदान निधि का रास्ता खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विशेषज्ञ सलाह की राह भी आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं 15वें ईस्ट एशिया समिट की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15वें ईस्ट एशिया समिट में शनिवार 14 नवंबर को भारत की अगुवाई की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने की। वह आसियान के भी अध्यक्ष हैं। चीन का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने दक्षिण चीन सागर में विश्वास खत्म करने वाले कदमों और घटनाओं को लेकर शनिवार को चिंता प्रकट की और इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन और क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। दक्षिण चीन सागर के मसले पर विदेश मंत्री जयशंकर ने उन कार्यों और घटनाओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की जिससे क्षेत्र में भरोसा डगमगा रहा है। एस जयशंकर ने इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हाल ही में कई देशों की ओर से घोषित नीतियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता हो तो विभिन्न दृष्टिकोणों का समायोजन करना कभी चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। विदेश मंत्री की यह टिप्पणी उस समय सामने आई है जब चीन और भारत में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव चल रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर एवं दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में भी बीजिंग का विस्तारवादी रवैया देखने को मिल रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में उठाए गए कदमों के बारे में भी इस शिखर बैठक में जानकारी दी। अपने संबोधन में जयशंकर ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी जैसी राष्ट्रीय सीमाओं से परे चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। अगली खबर का रुख करते हैं। G20 देशों ने शुक्रवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित निम्न आय वाले देशों के कर्ज भुगतान की समय सीमा को 2021 के मध्य से आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित देशों का कर्ज माफ भी किया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि सभी ऋणदाताओं को बराबर समझा जाएगा और ऋण पर मामला दर मामला आधार पर बातचीत की जाएगी। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया है कि कौन से ऋणदाता अपने ऋण को रद्द करने पर सहमत होंगे। उदाहरण के लिए समझें तो चीन हमेशा से ऋण राहत योजना के कुछ हिस्सों का विरोध करता रहा है।
G20 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वर्चुअल बैठक के बाद जारी हुए बयान में घोषणा की गई कि समूह के देशों के बीच एक साझा रूपरेखा और समयबद्ध तथा उचित तरीके से ऋण के पुनर्गठन की सहमति बनी। अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत का इंटीग्रेटेड रिस्पांस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ एकीकृत प्रतिक्रिया शुरू की गई है। भारत प्रमुख वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है और करीब 20 वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में है। ICMR और भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की ओर से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V का अंतिम चरण का ट्रायल किया जा रहा है। भारत बायोटेक भी अपनी वैक्सीन के ट्रायल के आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन अनुसंधान के लिए $120 मिलियन यानी 840 करोड़ रुपए के लगभग की अनुदान देने की घोषणा की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ब्रिक्स STI की ओर से साल 2020-21 के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान देगा और विज्ञान, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स पर ब्रिक्स MOU के तहत वैज्ञानिक गतिविधियों को जारी रखने का समर्थन करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने वार्षिक बजट 2021-22 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक कोरोना महामारी की स्थिति की वजह से सालों से हो रही फिजिकल बजट पूर्व चर्चाओं की जगह यह प्रक्रिया होगी। सरकार का माई गवर्नमेंट पोर्टल भी लोगों से आने वाले बजट पर आइडिया लेने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। यह 15 नवंबर से 30 नवंबर तक खुला रहेगा। वित्त मंत्रालय बजट तैयार करने के लिए कई सालों से कॉमर्स एसोसिएशन, ट्रेड बॉडीज, इंडस्ट्री और विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते बजट तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री और एक्सपर्ट से अलग फॉर्मेट पर सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव मांगने के लिए MyGov प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पोर्टल और डेडिकेटेड ईमेल भी बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है KSG न्यूज फैक्ट्स। खबरों में छुपे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद भी रख लेने चाहिए। मीजल्स वैक्सीन पर एक ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट आई है। आइए जानते हैं उसके बारे में। भारत उन 6 देशों में शामिल है जहां खसरा का टीका ना लगवाने वाले शिशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2019 में दुनिया भर में फैलने वाली संक्रामक वायरल बीमारी 23 साल में सबसे ज्यादा दर्ज मामलों में पहुंच गई थी। भारत में कुल 1.2 मिलियन बच्चों को 2019 में खसरा युक्त वैक्सीन MCV-1 की पहली खुराक नहीं मिली, जबकि नाइजीरिया में 3.3 मिलियन, इथियोपिया में 1.5 मिलियन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 1.4 मिलियन, पाकिस्तान में 1.4 मिलियन और फिलीपींस में 0.7 मिलियन बच्चों को खसरा युक्त वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिली थी। प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीजनल मीजल्स एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2000-2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में दुनिया भर में मामलों की संख्या बढ़कर 8,69,770 हो गई, जो 1996 के बाद से सभी WHO क्षेत्रों में वृद्धि के साथ दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है। 2016 में वैश्विक खसरे से होने वाली मौतों में लगभग 50% की वृद्धि हुई, जबकि एक अनुमान के मुताबिक अकेले 2019 में 2,07,500 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। पूरी दुनिया में इसके 8.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के लेखक का कहना है कि खसरा युक्त टीके MCV-1 और MCV-2 की 2 खुराक के साथ समय पर बच्चों का टीकाकरण न होने की वजह से मौत के मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। खसरे पर नियंत्रण और मौतों को रोकने के लिए जरूरी है कि MCV-1 और MCV-2 के साथ टीकाकरण कवरेज दूर 95% तक पहुंचनी चाहिए। बिहार पॉलिटिक्स से खबर आ रही है। बिहार चुनाव में जीत के बाद NDA नेताओं की अहम बैठक हुई। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके नाम की घोषणा की। इस बीच नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और संजय जायसवाल राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने 126 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। JDU अध्यक्ष सोमवार 16 नवंबर शाम 4:30 बजे बिहार के CM पद की शपथ लेंगे। खबर म्यांमार से है। म्यांमार के आम चुनावों में सू की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। म्यांमार में आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD ने दूसरी बार सत्ता में वापसी के लिए संसद की पर्याप्त सीट जीत ली है। शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक परिणामों के अनुसार यह जानकारी सामने आई। संघीय चुनाव आयोग ने टेलीविजन और सोशल मीडिया पर घोषणा की कि NLD ने संसद के दोनों सदनों में 346 सीटों पर जीत हासिल की है, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े 322 से ज्यादा है। मुख्य विपक्षी दल यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी USDP ने 25 सीटें और शान नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की है।
यूएसजीपी ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने मतदान फिर से कराने की मांग को खारिज कर दिया है। डे इन हिस्ट्री इतिहास में 15 नवंबर की इंपॉर्टेंट घटनाओं पर नजर डालते हैं। 1989 में भारतीय टीम का पाकिस्तानी दौरा हुआ था, जिसमें भारत की ओर से 16 साल के सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान की तरफ से 17 साल के वकार यूनुस का डेब्यू हुआ था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 24 गेंद खेलकर 15 रन बनाए थे। सचिन का विकेट वकार ने ही लिया। सचिन ने अपने करियर में 200 टेस्ट खेले। इस दौरान उन्होंने 51 शतक के साथ 15,921 रन बनाए। वहीं वकार ने 87 टेस्ट खेले और 373 विकेट लिए। अब बात करते हैं भारत और दुनिया में 15 नवंबर की कुछ और इंपॉर्टेंट घटनाओं की। 1986 को देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म हुआ था। साल 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाने का ऐलान किया था। 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे और आत्माराम आप्टे को फांसी दी गई थी। 1920 में जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक आयोजित की गई। 1947 में विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। साल 2012 में शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए। खबरों के सारांश में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जो खबरें हमने आपको दिखाई, कम शब्दों में, कम समय में, सीधा टू द पॉइंट, मुद्दे की बात, काम की खबर, ये आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ksgindia.com पर विजिट करें और स्टडी मटेरियल के बारे में जानकारी हासिल करें। जो नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।